गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, समित लैब में यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत है। ठीक है दोस्तों, आज के सेशन फ्रेंड्स हम लोग करने वाले हैं बिहार स्टेट के लिए दोस्तों शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता से संबंधित क्वेश्चन दोस्तों। और यह सेशन दोस्तों सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है दोस्तों, और जो कि दोस्तों आपका आगामी जो भी परीक्षा होने वाले हैं फ्रेंड्स स्टेट का, ये 1 से 2 महीना के अंदर हो जाएगा फ्रेंड्स परीक्षा। उस एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसमें पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड, दोनों पेपर में ये कॉमन सब्जेक्ट रहता है दोस्तों। हर एक विषय के लिए दोस्तों पेपर में दोस्तों 50 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। और इसमें दोस्तों अगर आप यहाँ से कर लेते हैं दोस्तों तो आपको 100% है गारंटी कि दोस्तों यहीं से क्वेश्चन आएगी, क्योंकि दोस्तों 2020, 2023 और 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ है दोस्तों, तो उन सारे एग्ज़ाम का क्वेश्चन हमारे इस सेशन में आपको देखने को मिलेंगे। और अभी तक में देखें दोस्तों हम लोग देखिए दोस्तों अभी 2023 का टोटल सेट कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। 2020 का सेट दोस्तों अभी तक हम लोग 14 सितंबर तक कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। और आज जो दोस्तों हम लोग करने वाले फ्रेंड्स ये 11 सितंबर 2020 का सेशन हम लोग करेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों सेशन अगर आप लोगों को पसंद आएगा फ्रेंड्स तो सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। तो आते हैं दोस्तों हम लोग अपने सेशन पे। जी दोस्तों 11 सितंबर 2020 का ये है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आज का हम लोग का है कि छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है दोस्तों। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। दोस्तों बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, यही दोस्तों छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की विशेषता है। सोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र उस शिक्षण को संदर्भित करता है जो शिक्षण को अधिगम में स्थानांतरित करने पर जोर देता है। बच्चों को अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करने में सक्षम बनाना, बच्चों की आवाज़ और उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रधानता देना, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, बच्चों के मनोविज्ञान और रुचियों को समझने के बाद अधिगम प्रक्रिया की खोज योजना बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से डैश है दोस्तों। क्या है? पूर्णता अलग है, स्वतंत्र है, सन्निहित है। तो ये दोस्तों एक दूसरे से सन्निहित है दोस्तों। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से दोस्तों सन्निहित है, इंटर ओवन विथ है दोस्तों। सोल्यूशन देखिए इसका फ्रेंड्स, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से सन्निहित है। संवेग एक मानसिक स्थिति है जो भय, क्रोध, प्रेम आदि से जुड़ी है। संज्ञान अनुभव एवं इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है। संज्ञान एवं संवेग के बीच संबंध ने बौद्धिक परंपरा के भीतर महत्वपूर्ण विचारकों को मोहित किया है। एक बच्चे में शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास एक एकीकृत और समग्र निर्माण का विकास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए दोस्तों। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, ये गलत है दोस्तों। बच्चों को दंडित करना चाहिए, ये भी गलत है फ्रेंड्स। सीट देखिए, बार बार याद करने के लिए एक सही सिद्धांतों से बदल देना चाहिए, ये गलत है दोस्तों। प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए, ये सही है दोस्तों। सोल्यूशन देखिए, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। उदाहरणों और प्रति साक्ष्यों के माध्यम से उनका व्यवहारिक प्रदर्शन जो बच्चे के मन में उत्पन्न होने वाली भ्रांतियों को दूर करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से दोस्तों ऑप्शन नंबर डी देखिए फ्रेंड्स, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है दोस्तों। और अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है दोस्तों। अनुबंधन द्वारा अर्जित है, गलत है। प्रबलन पर केंद्रित है, ये भी गलत है। यंत्रवत याद करने पर आधारित दोस्तों, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा हमारा, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है दोस्तों। सोल्यूशन देखिए, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। संरचनावादी ढांचे में छात्र को मौजूदा अर्थ निर्माण और समझ के साथ नए ज्ञान और सीख को
समायोजित और आत्मसात करना होता है। अपने स्वयं के अनुभवों और को प्रतिबिंबित करके वे इस दुनिया की अपनी समझ का निर्माण करते हैं। प्रत्येक छात्र अपने स्वयं के नियम और मानसिक मॉडल बनाता है। इसका उपयोग वे अपने अनुभवों की समझ बनाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है दोस्तों? संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है दोस्तों? तो देखिए फ्रेंड्स, अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है दोस्तों। और अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। चौथा दोस्तों, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है दोस्तों। यही ऑप्शन हमारा डी सही होगा दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए, संरचनावादी शिक्षण रचनावाद के सिद्धांत पर आधारित है, जो मानता है कि अधिगम हमेशा उस ज्ञान पर आधारित होता है जिसे एक छात्र पहले से जानता है। संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। शिक्षार्थियों को स्वयं या छोटे समूह में काम करके और प्रश्न पूछकर ज्ञान का निर्माण करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया दोस्तों। वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है दोस्तों? आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया दोस्तों। ये देखिए, लोगों के द्वारा माता पिता को प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति ये गलत है। जन्मजात विशेषता ये गलत है। पर्यावरणीय प्रभाव ये भी गलत है दोस्तों। डी सही होगा हमारा। सॉल्यूशन देखिए, व्यक्तिगत भिन्नता वह अंतर है जो मनोवैज्ञानिक विशेषताओं के आधार पर एक व्यक्ति को दूसरे से अलग करता है। वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया है। किसी व्यक्ति का विकास कैसे होगा यह पर्यावरण पर निर्भर करता है, लेकिन व्यक्ति कब तक विकसित हो सकता है यह आनुवंशिकता पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है? देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है दोस्तों? अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, इसका विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देना अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है। और गैर उदाहरण तब दिए जाते हैं जब संप्रदाय छात्रों के मौजूदा ज्ञान या उनके अनुभवों से संबंधित होता है, ताकि वे स्वयं संप्रदाय को वास्तविक विश्व से जोड़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है दोस्तों? कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी देखिए फ्रेंड्स, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं करते। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं करते हैं। बात बाकी देखिए दोस्तों, ABC में विकास जीवन प्रयत्न होता है दोस्तों, बिल्कुल सही है दोस्तों। विकास परिवर्तन होता है, ये भी सही है दोस्तों। नेक्स्ट है, विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, ये सही है दोस्तों। सोचते देखिए फ्रेंड्स, विकास के सिद्धांत निम्नलिखित है दोस्तों। विकास जीवन प्रयत्न होता है, विकास परिवर्तनीय है, विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, सभी चरणों में विकास एक समान नहीं रहता, विकास दर व्यक्ति में अलग अलग होती है, विकास अनुक्रमिक और अनुमानित है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विद्यार्थियों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, इसका विद्यार्थियों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। पुरस्कारों या दंडों का दोहराव या इनका अत्यधिक उपयोग छात्रों के जन्मजात रुचियों और विचारों को दबा देगा और उन्हें इस व्यवहार का प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगा जिसकी उन्हें दूसरों के द्वारा अपेक्षा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को भी किस प्रकार सहज कर सकते हैं दोस्तों? शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी, अन्वेषण एवं परिचर्या के लिए अवसर प्रदान के द्वारा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। इसका सॉल्यूशन देखिए, एक शिक्षक बच्चों को कार्य को छोटे हिस्सों में बांटकर और जटिल निर्देशों को संसाधित करने में मदद कर सकता है, और निर्देशों के साथ कार्य को छोटे चरणों को विभाजित करने से शिक्षार्थियों को निम्न मदद मिलती है। विचार को प्रभावी ढंग से आत्मसात करें, बाहरी संज्ञानात्मक भार को कम करना, कार्य के मूल घटकों को पहचानना, अन्वेषण एवं परिचर्या के लिए अवसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर हमारा 20 सही होगा दोस्तों। 2 और 3 सही होगा दोस्तों। सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण और सतत एवं समग्र मूल्यांकन दोस्तों। सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण दोस्तों, और नेक्स्ट सतत एवं समग्र मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही होगा दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, इसका सार्थक अधिगम की बढ़ावा देने वाली प्रमुख प्रथाएं निम्नलिखित है। सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, अध्यापक की संरचनात्मक भूमिका, रोचक पठन सामग्री इत्यादि दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कक्षा में चर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण दोस्तों? जेंडर पक्षपात का उदाहरण दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, जेंडर पक्षपात का उदाहरण दोस्तों। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण दोस्तों? तो यह जेंडर पक्षपात का उदाहरण दोस्तों। सॉल्यूशन इसका दोस्तों, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह लिंग पूर्वाग्रह का उदाहरण है। कक्षा में जब शिक्षक लिंग विशेष को ध्यान में रखकर व्यवहार करता है तो इसे लैंगिक पक्षपात कहा जाता है। अतः एक अच्छे शिक्षक को कक्षा में लैंगिक पक्षपात नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, कि बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका और अनुरूपता कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है दोस्तों? कौन सी पद्धति प्रभावशाली है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए देखिए दोस्तों, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, यह पद्धति दोस्तों प्रभावशाली है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए देखिए, यही सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, जेंडर में विशिष्ट भूमिका को महत्व देना, ये गलत है। जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, ये भी गलत है दोस्तों। नेक्स्ट सोल्यूशन करते हैं फ्रेंड्स, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता कम करने के लिए जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्या पद्धति प्रभावशाली है। कक्षा में जब शिक्षक लिंग विशेष को ध्यान में रखकर व्यवहार करता है तो इसे लैंगिक पक्षपात कहा जाता है। अतः एक अच्छे शिक्षक कक्षा में लैंगिक पक्षपात नहीं करना चाहिए। लिंग पूर्वाग्रह, पक्षपात सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार की ओर संकेत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों के ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया दोस्तों? तो लेव वाइगोत्स्की दोस्तों, लेव वाइगोत्स्की ने दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, इसका लेव वाइगोत्स्की ने बच्चों के ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया। वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चे ज्ञान के सक्रिय साधक हैं। उन्होंने अपनी सोच पर सामाजिक और सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया और उन्होंने कहा कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को अन्य लोगों के साथ सामाजिक परस्पर क्रिया के माध्यम से बढ़ाया जाता है, विशेष रूप से वे जो अधिक कुशल हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है दोस्तों? तो कौन करता है विशेषित दोस्तों? देखिए फिर इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। बी में संरक्षण कक्षा समावेशन, यही दोस्तों जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था को विशेषित करता है दोस्तों। संरक्षण कक्षा समावेशन। सॉल्यूशन देखिए फिर इसका, संरक्षण कक्षा समावेशन जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था को विशेषित करता है।
मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था लगभग 7 से 11 साल की उम्र तक रहती है, जो बाल विकास के उत्तर बाल्यावस्था चरण को संदर्भित करती है। इस चरण में बच्चे वस्तुओं को समूहों और उपसमूहों में वर्गीकृत कर सकते हैं तथा संख्या, क्षेत्रफल और आयतन के संरक्षण की क्षमता विकसित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत ध्यान महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत ध्यान महत्वपूर्ण है क्योंकि दोस्तों ऑप्शन नंबर डी देखिए, बालकों का विकास भिन्न भिन्न दरों से होता है और भिन्न भिन्न प्रकार से सीखते हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बड़ा यही सही होगा। दोस्तों सोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत ध्यान महत्वपूर्ण है कि बालकों का विकास भिन्न भिन्न दरों से होता है और भिन्न भिन्न प्रकार से सीखते हैं। व्यक्तिगत ध्यान हमें प्रत्येक बच्चे को सीखने की प्रक्रिया और क्षमताओं में खामियों और कमियों का पता लगाने में मदद करता है। व्यक्तिगत भेद होने से बालक का विकास एक सी विधियों से न करके अलग अलग विधियां प्रयोग में लाई जाती है। एक शिक्षक को व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। एक शिक्षक को व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण संवेदनशील होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बेसिक शिक्षा की धारणा का प्रतिपादन किया गया। दोस्तों देखिए फ्रेंड्स 17 नंबर क्वेश्चन है, बेसिक शिक्षा की धारण का प्रतिपादन किया था। बेसिक शिक्षा की धारण का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा की धारण का प्रतिपादन महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी ने वर्ष 1946 में अपने आश्रम में बुनियादी शिक्षा की शुरुआत की थी। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो बताता है कि ज्ञान और काम अलग अलग नहीं है। इस प्रकार बुनियादी शिक्षा प्राथमिक स्तर पर शिक्षा या शिक्षा का वह आधार है जिस पर उच्च शिक्षा के ढांचे का भवन बनाया जा सकता है। बुनियादी शिक्षा के स्तर देखिए, पूर्व बुनियादी 6 साल तक, बुनियादी 7 से 14 वर्ष तक, उत्तर बुनियादी 15 से 18 वर्ष तक, और विश्वविद्यालय की शिक्षा, सामाजिक और वयस्क शिक्षा, ये सब हो गया। नेक्स्ट, एक प्रभावी शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। क्या गुण है? एक अच्छा प्रेरक होना। एक अच्छा प्रेरक होना, पढ़ाए जाने वाले विषय का गहन ज्ञान नहीं, एक सख्त अनुशासन नहीं, शिक्षार्थियों के एक साथ अच्छा समन्वय नहीं, एक अच्छा प्रेरक होना चाहिए। सोल्यूशन देखिए इसका, एक प्रभावी शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण गुण एक अच्छा प्रेरक होना है। कड़ी मेहनत को पहचानने और प्रशंसा करने से छात्र प्रोत्साहित होंगे और महसूस होगा कि वे सही रास्ते पर है और उनके प्रयासों पर ध्यान दिया जा सकता है। अतः एक शिक्षक को छात्रों को लगातार सकारात्मक प्रतिक्रिया देकर आत्म प्रेरित होने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जो एक शिक्षक छात्र के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाता है। शिक्षक द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका एक प्रेरक है। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण दायित्व है। किस चीज़ का? समाज का दायित्व। समाज का दायित्व है। शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण दायित्व है। शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण दायित्व है ये समाज का, अभिभावकों का नहीं, अध्यापकों का नहीं, शिक्षकों का नहीं, ये समाज का दायित्व है। सोल्यूशन किसका? शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण का दायित्व समाज का है। शिक्षा के उद्देश्य जीवन और समाज के उद्देश्यों के अनुकूल होते हैं तथा इनका निर्धारण व्यक्ति और समाज की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु किया जाता है। अतः प्रत्येक माता पिता, शिक्षक, समाज तथा राज्यों का कर्तव्य है कि वह प्रत्येक बालक की शिक्षा की व्यवस्था उसके विशेष व्यक्तित्व के विकास को दृष्टि में रखते हुए करे, जिससे वो अपनी इच्छा अनुसार विकसित हो सके। नेक्स्ट है, सभी शिक्षार्थियों को गृह कार्य में रुचि उत्पन्न करने के लिए वे होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर बी, शिक्षार्थियों की योग्यता के अनुसार होने चाहिए। सभी शिक्षार्थियों को गृह कार्य में रुचि उत्पन्न करने के लिए वे होने चाहिए, तो शिक्षार्थियों की योग्यता के अनुसार होना चाहिए। एक समान स्तर के नहीं, केवल पुस्तक में नहीं, पुस्तक के बाहर से शिक्षार्थियों की योग्यता के अनुसार होना चाहिए। सोल्यूशन देखिए इसका, सभी शिक्षार्थियों के गृह कार्य में रुचि उत्पन्न करने के लिए वे शिक्षार्थियों की योग्यता के अनुसार होने चाहिए। गृह कार्य देने का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को पढ़ाए गए पाठ को दोहराना होता है, ताकि वे कक्षा के सामूहिक शिक्षण की कमियों की स्वाध्याय द्वारा दूर कर सके। विद्यार्थियों में स्वाध्याय के गुणों का विकास करना बेहतर शैक्षणिक परिणामों की प्राप्ति सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट है, नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई है डैश के लिए। किसके लिए? ये ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई है।
ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों की संख्या बढ़ाने के लिए नहीं, वो सब शिक्षा अभियान की पूर्ति हेतु नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा में अपव्यय रोकने हेतु नहीं, मगर ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा प्रदान करने हेतु की गई है। सोल्यूशन इसका, ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार भारत सरकार ने जवाहर नवोदय विद्यालय प्रारंभ किए हैं। मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को उनके परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना गुणात्मक आधुनिक शिक्षा प्रदान करना, जिसमें सामाजिक मूल्यों, पर्यावरण के प्रति जागरूकता, साहसिक क्रियाकलाप और शारीरिक शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण घटकों का समावेश हो। नेक्स्ट, विद्यालय अपने कार्यक्रमों की सहायता से शिक्षार्थियों की मदद करता है। ऑप्शन डी देखिए, उन्हें संस्कृति उत्पन्न करने में। विद्यालय अपने कार्यक्रमों की सहायता से शिक्षार्थियों की मदद करता है उन्हें संस्कृति उत्पन्न करने में। सोचें तो इसका, विद्यालय अपने कार्यक्रमों की सहायता से शिक्षार्थियों को संस्कृति संपन्न करने में मदद करता है। शिक्षार्थियों के विकास में संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विद्यालय वह प्रतिनिधि है जो संस्कृति को एक अलग संस्कृति के साथ आत्मसात करता है। संस्कृति के साधन के रूप में शिक्षा संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाती है और इसलिए इसके स्थायीकरण में योगदान करती है। नेक्स्ट है, प्रदर्शन प्रभाव का अर्थ है। प्रदर्शन प्रभाव का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर बी देखिए, उपयोग की नकल का प्रभाव। उपयोग की नकल का प्रभाव, ये प्रदर्शन प्रभाव का अर्थ है। सॉल्यूशन इसका, प्रदर्शन प्रभाव का अर्थ उपयोग के अनुकरण का प्रभाव है। प्रदर्शन प्रभाव दूसरों के कार्यों के अवलोकन के कारण व्यक्तियों के व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभाव है। उदाहरण, माता पिता अपने माता पिता की देखभाल एक प्रदर्शन प्रभाव पैदा करने के लिए कर सकते हैं, जिसके द्वारा उनके बच्चे बाद में उनकी देखभाल करते हैं। नेक्स्ट, शिक्षार्थी सुस्त होते हैं। प्रोजेक्ट विधि में, खोज विधि में, व्याख्यान विधि में, प्रश्नात्मक अन्वेषण विधि में। ये व्याख्यान विधि में सुस्त होते हैं। सॉल्यूशन देखिए इसका, शिक्षार्थी सुस्त होते हैं व्याख्यान विधि में। व्याख्यान विधि शिक्षण की एक विधि है जिसके द्वारा शिक्षक छात्रों को समझने में मदद करने के लिए तथ्यों, सिद्धांतों या समझाने का प्रयास करता है। इस विधि में शिक्षक एक सक्रिय भागीदार है, छात्र निष्क्रिय श्रोता है। यह विधि अध्यापकों के लिए सुविधाजनक होती है क्योंकि इस विधि के द्वारा कक्षा में आते ही शिक्षक व्याख्यान देने लगता है। व्याख्यान विधि के द्वारा छात्रों में रटने की प्रवृत्ति का विकास हो सक जाता है। नेक्स्ट है, एक क्षेत्र भ्रमण का आयोजन किया जाता है। एक क्षेत्र भ्रमण का आयोजन किया जाता है व्रत सभी में, एक भ्रमण हेतु, अन्य लोगों को कार्य करने देखने हेतु, क्रिया का अर्थ जानने हेतु। सोचते हैं इसका, डॉक्टर संतोष मित्तल के अनुसार विद्यालय की चारदीवारी से बाहर शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने वाले छात्रों को वास्तविक परिस्थितियों से प्रत्यक्ष रूप से परिचित करवाने की दृष्टि से किया जाने वाला भ्रमण ही शैक्षिक भ्रमण या क्षेत्र पर्यटन कहलाता है। एक क्षेत्र भ्रमण का आयोजन किया जाता है एक भ्रमण हेतु, अन्य लोगों को कार्य करने हेतु, देखने हेतु, क्रिया का अर्थ जानने हेतु। नेक्स्ट, गृह कार्य देने का लाभ यह है कि शिक्षार्थी, ऑप्शन नंबर डी देखिए, स्व अध्ययन की आदत विकसित हो सके। स्व अध्ययन की आदत विकसित हो सके, यही गृह कार्य देने का लाभ यह है कि शिक्षार्थी स्व अध्ययन की आदत विकसित हो सके। सॉल्यूशन इसका है, गृह कार्य में शैक्षिक गतिविधियों शामिल है जो छात्रों को अपने घर पर करनी चाहिए। गृह कार्य के नियमित अभ्यास से बहुत जल्दी छात्रों में स्व अध्ययन की आदत विकसित हो जाती है। गृह कार्य देने का लाभ यह है कि शिक्षार्थी में स्व अध्ययन की आदत विकसित हो जाती है। यह छात्रों में दिए गए कार्यों के प्रति जिम्मेदारी विकसित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट, अधिगम के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अधिगम के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। अधिगम उसी वातावरण में प्रभावशाली होता है जो शिक्षार्थियों के लिए संवेगात्मक, सकारात्मक और उन्हें संतुष्ट करने वाला है। अधिगम उसी वातावरण में प्रभावशाली होता है जो शिक्षार्थियों के लिए संवेगात्मक, सकारात्मक और उन्हें संतुष्ट करने वाला है। सॉल्यूशन देखिए इसका, अधिगम एक सतत प्रक्रिया है जो प्रायः विद्यालयों से जुड़ी होती है, लेकिन यह व्यक्ति और उस वातावरण के बीच परस्पर क्रिया का परिणाम है जिससे वे कार्य करते हैं। अधिगम उसी वातावरण में प्रभावशाली होता है जो शिक्षार्थियों के लिए संवेगात्मक, सकारात्मक और संतुष्ट करने वाला है। इस प्रकार अधिगम एक गतिशील प्रक्रिया है जो जीवन प्रयत्न चलती रहती है। अधिगम के लिए परिवेश, छात्र की आवश्यकताओं, रुचियों, भावनाओं आदि के अनुसार
बनाया गया है ताकि यह बच्चों के संज्ञानात्मक पहलुओं को प्रभावित करे। नेक्स्ट, यदि कोई बच्चा बाएं हाथ से लिखता है और इससे काम करने में सुगम है तो उसे यदि कोई बच्चा बाएं हाथ से लिखता है और इससे काम करने में सुगम है तो उसे देखिए उसकी प्राथमिकता को अनुमति देनी चाहिए। उसकी प्राथमिकता को अनुमति देनी चाहिए। सॉल्यूशन यही सही है। यदि कोई बच्चा बाएं हाथ से लिखता है और उससे काम करने में सुगम है तो उसे उसकी प्राथमिकता को अनुमति देनी चाहिए, अर्थात शिक्षक को छात्र की पसंद के अनुसार हाथ का उपयोग करने की अनुमति देनी चाहिए। लेखन में उपयोग किया जाने वाला हाथ किसी भी तरह से छात्रों की सीखने की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट, यदि अपनी कक्षा में किसी शिक्षार्थी को खराब कपड़े पहने पाते हैं तो आप क्या करेंगे? शिक्षार्थी को कक्षा में उपस्थित न रहने को कहेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे। उसके बाद सीन नंबर में है, उसको कक्षा में ऐसे कपड़े नहीं पहनने के लिए परामर्श देंगे। यही सही है। देखिए, यदि कक्षा में किसी शिक्षार्थी को खराब कपड़े पहने पाते हैं तो उसको कक्षा में ऐसे कपड़े नहीं पहनने के लिए परामर्श देंगे या फिर उन्हें कक्षा ड्रेस कोड के बारे में सलाह देंगे। छात्र या शिक्षार्थी को एक तरफ ले जाकर उसके साथ बात करेंगे। यही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, खेल थेरेपी बालकों के अध्ययन में अपनाई जाती है क्योंकि ऑप्शन नंबर इसका बी देखिए, बालक की आंतरिक रुझान एवं अंतर्द्वंद समझने हेतु ये खेल थेरेपी बालकों के अध्ययन में अपनाई जाती है। सॉल्यूशन देखिए इसका, खेल थेरेपी बालकों के अध्ययन में अपनाई जाती है जिससे बालक के आंतरिक रुझान एवं अंतर्द्वंद समझा जा सके। पियाजे के अनुसार खेल बच्चों की मानसिक क्षमताओं के विकास में भी एक बड़ी भूमिका निभाता है। इन खेल द्वारा बालकों में त्वरित निर्णय क्षमता, वस्तुओं की जानकारी, समायोजन, समन्वय, सद्भाव, साहस, सह अस्तित्व जैसे गुणों का स्वभाव में स्वतः ही विकास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में विद्यालयों को ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी देखिए, देश द्वारा पोषित विभिन्न मूल्य विकास में दोस्तों ये भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में विद्यालयों को ध्यान देना चाहिए। शिक्षा को अधिक सार्थक, संगत और उपयोगी बनाने के लिए उसकी समस्त प्रक्रिया में लोकतंत्रीय मूल्यों तथा सिद्धांतों का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षा के बिना कोई लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता है क्योंकि किसी भी सभ्य समाज के नागरिकों वाले देश को उनके द्वारा पोषित विभिन्न मूल्य विकास में विद्यालयों का ध्यान देना आवश्यक है। नेक्स्ट, यह स्पष्ट रूप में माना जा सकता है कि शिक्षार्थी नियम समझाती है यदि वह देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी, जिन समस्याओं के समाधान में इसका उपयोग हो सकता है उसमें उपयोग करें। यही ऑप्शन हमारा बी सही होगा। यह स्पष्ट रूप में माना जा सकता है कि शिक्षार्थी नियम समझता है यदि वह जिन समस्याओं के समाधान में इसका उपयोग हो सकता है उसमें उपयोग करे, जिसके प्रयोग से उसका ज्ञान स्पष्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, अंतः सेवा शिक्षक प्रशिक्षण को और प्रभावी बनाया जा सकता है डैश द्वारा। किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर डी देखिए फ्रेंड्स एक बार फिर, अंतः सेवा शिक्षक प्रशिक्षण को और प्रभावी बनाया जा सकता है डैश द्वारा। तो किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर डी देखिए, प्रशिक्षण के अनुवर्तन क्रियाकलाप अपनाकर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। सॉल्यूशन देखिए इसका, तो अंतः सेवा शिक्षक प्रशिक्षण को और प्रभावी प्रशिक्षण के अनुवर्तन क्रियाकलाप को अपनाकर बनाया जा सकता है। सेवा शिक्षक प्रशिक्षण एक शिक्षक की प्रभावशीलता के लिए बनाया जा सकता है। उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। यह शिक्षण और सीखने में सुधार के लिए शिक्षकों के कौशल और ज्ञान को अद्यतन करने का एक तरीका है जिससे बेहतर कार्य प्रदर्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक शिक्षार्थी अपने आप में अनोखा है का अर्थ है। प्रत्येक शिक्षार्थी अपने आप में अनोखा है का अर्थ है। क्या अर्थ है इसका दोस्तों? इसका अर्थ होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिए इसका ए, फर्स्ट देखिए दोस्तों,
कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचि और गुणों में एक जैसे नहीं है दोस्तों, यही एक अर्थ है दोस्तों। हम देखिए सभी शिक्षार्थियों में न कोई समान गुण होते हैं, न ही वे समान लक्ष्य साझा करते हैं, ये सब गलत होगा दोस्तों। सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है, ये भी गलत है। एक भिन्नता वाले कक्षा में शिक्षार्थियों की प्रतिभाओं का विकास असंभव है, ये भी गलत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन इसका पहले दोस्तों, प्रत्येक शिक्षार्थी अपने आप में अनोखा है। इसका अर्थ है कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचि और गुणों में से इन गुणों में एक जैसे नहीं है। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचि और प्रतिभाओं में एक जैसे नहीं होते। प्रत्येक बच्चे की अपनी व्यक्तिगत सीखने की ज़रूरतें और शैलियाँ होती हैं, इसलिए कोई भी विधि सभी पर लागू नहीं होगी। नेक्स्ट है, आपके समय सारिणी के कार्यवाहक होने के नाते आपके द्वारा निवेदन के बावजूद एक शिक्षक हमेशा देर से आता है, ऐसी स्थिति में आप करोगे। देखिए, आपके समय सारणी के कार्यवाहक होने के नाते आपके द्वारा निवेदन के बावजूद एक शिक्षक हमेशा देर से आता है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, उसे समय पर आने का परामर्श देंगे दोस्तों। प्रधानाध्यापक को सूचित करेंगे, ये नहीं दोस्तों। उसे बेखबर रहेंगे, ये नहीं। अन्य शिक्षकों की उपस्थिति में उसकी बदनामी करेंगे, ये भी नहीं दोस्तों। उसे समय पर आने का परामर्श देंगे। देखिए सोल्यूशन, आपके समय सारणी के कार्य वाहक होने के नाते आपके द्वारा निवेदन के बावजूद एक शिक्षक हमेशा देर से आता है, ऐसी स्थिति में उसे समय पर आने का परामर्श देंगे। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन 36 से 39 एक जैसा है। निम्नलिखित ध्यान को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के देखिए। MNOPQR 6 सदस्य परिवार में जो में 2 शादीशुदा जोड़े हैं और N एक व्यवसायी है तथा Q का पिता है। N व्यवसायी है, Q का पिता है दोस्तों। देखिए N व्यवसायी है और Q का पिता है। Q का पिता N और ये व्यवसायी है दोस्तों। Q का पिता है। R O का दादा, R O का दादा है, R O का दादा है, यहाँ हो जाएगा प्लस, ये O का, R O का दादा है, R O का दादा है। उसके बाद तथा प्रॉपर्टी डीलर है। R O का दादा है तथा प्रॉपर्टी डीलर है। R ये प्रॉपर्टी डीलर है दोस्तों, प्रॉपर्टी डीलर। और P Q की दादी है, P Q की दादी है, Q की दादी यहाँ पे हो जाएगा P, यहाँ पे Q की दादी P हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद P Q की दादी और गृहिणी है, ठीक है। O M की बेटी है, O M की बेटी है दोस्तों, O M की बेटी है दोस्तों, यहाँ पे M हो जाएगा दोस्तों, M से शादी हुआ है इसका। परिवार में एक व्यवसायी, एक प्रॉपर्टी डीलर, एक महिला प्रवक्ता तथा 2 विद्यार्थी है। M का ससुर कौन है दोस्तों? M का ससुर यहाँ देखिए दोस्तों, M का ससुर यहाँ पे हो जाएगा R जो है दोस्तों ये M का ससुर है, R होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए 36 का बी सही है दोस्तों। उसी प्रकार देखिए M का क्या व्यवसाय है दोस्तों? M एक दोस्तों प्रवक्ता है दोस्तों, M एक प्रवक्ता है दोस्तों। नेक्स्ट है Q की बहन कौन है दोस्तों? Q की बहन दोस्तों वहाँ पे O इसको दिखाएगा दोस्तों, O होगा। आगे दोस्तों 39 में निम्न से कौन 2 शादीशुदा जोड़े हैं दोस्तों? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा M और N और PR, ये दोनों शादीशुदा जोड़े हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 से 43। निम्नलिखित प्रश्नों में एक अंक कम है, दिए गए विकल्प में विलुप्त अंक को ज्ञात करना है दोस्तों। 7 या 21, देखिए 7 और 21 43 11 157 211, ठीक है दोस्तों। अब 7 में कितना जोड़ेंगे दोस्तों? 7 हो गया 7 या 21, 7 या 21 14 जोड़ेंगे दोस्तों। इसमें 14 जोड़ेंगे तो 21 होगा। फिर इसमें दोस्तों हम लोग जोड़ देंगे 2, यहाँ पे 22 जोड़ेंगे दोस्तों। इसमें 22 जोड़ेंगे तो इसमें 43 हो जाएगा दोस्तों। अब 14 और 22, 14 और 22, देखिए इसका क्रम क्या है दोस्तों? ये कॉपी पे बनाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, फिर भी हम इस पर बता देंगे। इसमें देखिए दोस्तों 14 जोड़ दिए, इसमें 22 जोड़ दिए, इसमें 30 38 46 54, ठीक है। अब यहाँ देखिए
सब में 8 जोड़ रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा ये निकालना है दोस्तों। तो यहाँ 22, इसमें 8 जोड़े हैं, फिर इसमें 8 जोड़ेंगे तो 22 8 30, 43 में 30 जोड़ देंगे तो दोस्तों 73 आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए 6 24 60 114 118। देखिए दोस्तों 6 24 में 18 जोड़ दिए, फिर इसमें 36 जोड़ दिए दोस्तों, फिर इसमें 54 जोड़ दिए, इसमें फिर 72 जोड़ दिए, और इसमें 72 जोड़ देंगे दोस्तों, ये हमारा आ जाएगा कितना दोस्तों 276 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ये सही है। नेक्स्ट है 7 13 21 31 43। इसमें लुप्त अंक को निकालना दोस्तों। देखिए इसमें 7 13 में दोस्तों 6 बढ़ रहा है, इसमें 8 बढ़ रहा है दोस्तों, और इसमें 10 बढ़ रहा है, और इसमें 12 बढ़ रहा है, इसमें 14 बढ़ेगा दोस्तों, 2 2 बढ़ रहा है, 14 इसमें जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा 57 हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए 43 में कुछ है दोस्तों 3 15 35 63। देखिए 3 में 12 3 15, फिर 15 12 जोड़े, फिर इसमें 20 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा, फिर इसमें 28 जोड़ेंगे तो 63 हो जाएगा दोस्तों। फिर देखिए अब ये तीनों में निकालेंगे तो कितना जो तीनों में 8 8 इसमें जोड़ रहा है दोस्तों। तो 28 में 8 जोड़ेंगे तो 36 होगा, तो 63 में 36 जोड़ेंगे तो 99 हमारा हो जाएगा दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, गीता सीता प्रमिला भावना और नफीसा 5 मित्र, प्रत्येक के पास 6 गेंद है। गीता ने 3 गेंद नफीसा को दी, जिसमें 4 गेंदें प्रमिला को दे दी। गीता ने 3 गेंद, देखिए 5 मित्र है, प्रत्येक के पास 6 गेंद है। गीता ने 3 गेंद नफीसा को दे दी, नफीसा को 3 6 9 गेंद हो गया, जिसमें 4 गेंदें प्रमिला को दे दी, 4 गेंदें फिर प्रमिला को दे दी। तो कितना हो जाएगा उसके नीता के पास 9 में से 4 5 गेंद उसके पास बच गया, और प्रमिला के पास 10 गेंद हो गया। तो भावना ने 2 गेंदें सीता को दे दी, सीता के पास 8 हो गया, और भावना के पास कितना 4 बच गया, जिसमें से 3 गेंदें गीता को दे दी। प्रमिला ने 4 गेंदें भावना को दी, जिसमें 2 गेंदें नफीसा और गीता को दे दी। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग ऐसे निकालते हैं फ्रेंड्स तो नफीसा के पास कितनी गेंद हो जाएगी दोस्तों, तो ये 7 गेंद हो जाएगी दोस्तों। और नेक्स्ट सीता के पास कितनी गेंद है दोस्तों, तो ये इसके पास 5 गेंद है। किसके पास सबसे कम गेंद है दोस्तों, तो भावना के पास सबसे कम गेंद है, क्योंकि 2 को दे दिए दोस्तों ये। नेक्स्ट किसके पास सबसे ज़्यादा गेंद है दोस्तों, ये गीता के बाद गीता के पास सबसे ज़्यादा गेंद है। अब नेक्स्ट ये 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 1 मिनट 5 मिनट में पार करती है, 1 मिनट 5 सेकंड में पार करती है। देखिए 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 500 मीटर और 800 मीटर दोनों को ऐड कर देंगे दोस्तों, 1300 मीटर हो जाएगा दोस्तों। ये कुल दूरी 1300 मीटर हो गया। अब उसको बोल रहा है 1 मिनट 5 सेकंड में पार कर देते दोस्तों, 1 मिनट 5 सेकंड में पार कर देते। रेलगाड़ी की गति क्या है दोस्तों, 1 मिनट 5 सेकंड दोस्तों, 1 मिनट 1 गुना 60 प्लस 5 मतलब 65 सेकंड हो गया। और यहाँ पर दोस्तों रेलगाड़ी की गति निकाल लेंगे अब हम लोग, दूरी बटे समय 1300 बटे 65 20 मीटर पर सेकंड, और इसको किलोमीटर पर घंटा में निकालने के लिए 18 बटे 5 से इसको गुना कर देंगे, 72 किलोमीटर पर घंटा यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है पिता पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है। देखिए पिता पुत्र का आयु का अनुपात 7:3 है, 7x 3x हो जाएगा। उनकी आयु का गुणनफल अगर 7x गुना 3x गुना 7 से 56 है, तो 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्तों x का मान यहाँ 6 निकाल लेंगे, अब 6 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए सबसे पहले 6 वर्ष बाद पहले x का मान दोनों फुट के साथ 4200 48 हो गया, 1800 24 हो गया। ठीक है, अनुपात क्या होगा 48 बटे 24 2 अनुपात 1 हो जाएगा इसका आंसर। अब आखिरी क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम 33% अंक चाहिए। ठीक है, किसी भी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 33% अंक चाहिए। ठीक है, एक विद्यार्थी को 210 अंक मिले और 21 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। एक विद्यार्थी को 210 अंक मिला है और 21 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा के कुल अंक कितने हैं दोस्तों। 33% अंक चाहिए पास होने के लिए, 33%। तो देखिए दोस्तों वह 210 अंक मिले हैं उसको और 21 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 33 और 231 मतलब ये पास कर जाएगा 33%। ये हो गया 1% पर इतना हो गया, 100% पर हमारा 7 से आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसी के साथ हमारा सेशन फ्रेंड्स आज यही कंप्लीट होता है दोस्तों, और कल के सेशन में दोस्तों हम लोग करेंगे दोस्तों 10 सितंबर 2020 का क्वेश्चन।
सेशन अगर आप लोगों को पसंद आए दोस्तों, सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर कर दिया दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को आप लोग जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।